स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी के इम्पोर्टेंस के बारे में कि आखिरकार मनी का इम्पोर्टेंस हमारे इकोनॉमिक लाइफ में क्या है। डिटेल बाय डिटेल हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था, मनी इज द पीवोट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। मतलब मनी या मुद्रा वह धुरी है जिसके आसपास हमारा समस्त अर्थ विज्ञान जो है, जो इकोनॉमिक साइंस है, वो घूमता है। मतलब मनी के बिना इकोनॉमिक साइंस की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसका इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार हमारे इकोनॉमिक लाइफ की जो धुरी है, जो सेंटर है, वो मनी कैसे, आखिरकार कैसे उसके चारों तरफ हमारा पूरा जो इकोनॉमिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं घूमता है, वो कहीं ना कहीं मनी पे डिपेंड है। मनी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक लाइफ के लिए। तो यहीं से मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा आप लोगों को समझाने के साथ। ओके, तो देखिए मनी का जो इम्पोर्टेंस है, चाहे वो हमारे लाइफ में एज अ कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए अगर हम गुड्स परचेज करते हैं उसमें है, अगर हमको कोई भी गुड्स परचेज करना है, मनी के आने के बाद से ये पॉसिबल हो पाया कि एक कंज्यूमर को कमांड हो गया वैरायटी ऑफ गुड्स परचेज करने पे। वो जो गुड्स चाहे वो गुड्स वो परचेज कर सकता था। मनी के आने के बाद से कहीं ना कहीं प्राइस का डिटर्मिनेशन पॉसिबल हो पाया, जिससे एक कंज्यूमर प्राइस को देखते हुए कि हमको किस जो है रेंज की कमोडिटीज़ परचेज करनी है, क्या ज़्यादा महंगी करनी है या सस्ती करनी है, मतलब एक कंज्यूमर को ये आसानी होने लगी कि वो अपने बजट के हिसाब से उस तरीके से गुड्स को परचेज कर सकता था। यानी एक कंज्यूमर अपने कंजम्पशन प्रोसेस के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स खरीदने के लिए स्वतंत्र हो गया। वो जो गुड्स चाहे वो गुड्स परचेज कर सकता था, जिस भी रेट पे, अगर उसको जो भी रेट सुटेबल लगता है उस रेट पे वो गुड्स को परचेज कर सकता था। ये सारी की सारी चीज़ें मनी के आने के बाद से पॉसिबल हुई। अगर मनी न रहता तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन के लिए जो बाटर सिस्टम में होता था कि एक गुड्स दूसरे गुड्स से जब एक्सचेंज होता था तो एक किस रेट पे वो एक्सचेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं वो डिटरमाइन नहीं हो पाता था, है ना। कंजम्पशन के लिए कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं हो पाता था। ठीक उसी तरीके से मनी का इम्पोर्टेंस है हमारे प्रोडक्शन में। एक जो प्रोड्यूसर है वो मनी के हेल्प से जो भी अपना डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, चाहे वो आपके डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके लैंड हो, लेबर हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये सारे मिलके किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मनी के आने के बाद से ही प्रोडक्शन कहीं ना कहीं एक फैसिलिटेट हो पाया, अच्छे से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो पाता है। एक प्रोड्यूसर जो है मनी के हेल्प से इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अपना काम करवाता है, और गुड्स सोल्ड होने के बाद जो उससे इनकम मिलता है, फिर उस इनकम को इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाता है। यानी एक तरीके से मनी का जहां हमने रोल देखा कंजम्पशन में कि मनी के बिना आज कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है, मनी के आने के बाद से ही एक कंज्यूमर कितना इजीली गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, अपने इनकम को उस हिसाब से वो उस पे एक्सपेंड कर सकता है। दूसरी तरफ हम लोग ने प्रोडक्शन के बारे में भी देखा कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर को आसानी हुई मनी के आने के बाद से, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कितना इजी हो गया। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जो गुड्स सोल्ड होती है, जो उससे प्रॉफिट होता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का है। चाहे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ऑनर हो, चाहे वो इम्प्लॉइज हो, चाहे वो वर्कर्स हो, ठीक है, इन सारे लोगों का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो उससे प्रॉफिट मिलती है उस गुड्स से, तो कहीं ना कहीं उसमें इन सबका हिस्सा है। तो मनी के आने के बाद से डिटर्मिनेशन हो पाता है कि किस
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी काफ़ी इजी वे में होने लगा मनी के आने के बाद से। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में भी मनी का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद से एक्सचेंज, जब मनी नहीं था तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज बड़ी ही मुश्किल से होता था। जो कोइंसिडेंस होना था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये कोइंसिडेंस बड़ी मुश्किल से हो पाता था। जब कोइंसिडेंस हो पाता था तभी ट्रांजैक्शंस हो पाते थे एक दूसरे से। लेकिन मनी के आने के बाद से हम किसी भी कमोडिटी को जो हमारे पास है उसको मनी में सेल कर सकते हैं और उस मनी से अपने ज़रूरत की किसी भी दूसरी कमोडिटी को किसी दूसरे पर्सन से परचेज कर सकते हैं। यानी मनी ने एक आते ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम शुरू कर दिया। एक्सचेंज में इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख रहे हैं कि आज हर कंट्री में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी यूज होता है। उसके बाद से पब्लिक फाइनेंस में भी मनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस में चाहे वो गवर्नमेंट को अपना बजट डिटरमाइन करना हो या अपना एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करना हो, किस जो है सेक्टर में हमको एक्सपेंडिचर करना है, कितना ज़्यादा करना है, किस सेक्टर में कम करना है, हमको टैक्स का कलेक्शन करना है, कितना टैक्स इम्पोज करना है, कितना कलेक्शन हुआ कितना नहीं हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर जो है डेप्ट कितना है, कितना गवर्नमेंट ने दूसरे को दिया हुआ, ये सारी चीज़ों का जो डिटर्मिनेशन है, जो एक तरीके से पब्लिक फाइनेंस का जो डिटर्मिनेशन है, वो भी मनी के आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो ये इम्पोर्टेंट, जो ये हमारा एक तरीके से इकोनॉमिक लाइफ है, उस इकोनॉमिक लाइफ में मनी की कितनी ज़रूरत है। चाहे वो हमारे कंजम्पशन प्रोसेस में हो, चाहे उस जो हम लोग जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो गुड्स जहाँ प्रोड्यूस हो रही है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में भी मनी का इम्पोर्टेंस है ना। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में भी मनी का इम्पोर्टेंस है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है। आज अगर मनी नहीं रहे तो एक्सचेंज कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगी। जो पब्लिक फाइनेंस के सेक्टर में भी मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी ये देखने से ये लगता है कि भाई प्रोफेसर मार्शल ने बिल्कुल सही कहा था कि मनी एक सेंटर है जिसके चारों तरफ हमारा जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो हमारा इकोनॉमिक साइंस है, वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं घूमता है। मनी के चारों तरफ हमारा इकोनॉमिक साइंस कहीं ना कहीं घूमता है। अगर मनी न रहे तो आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है हमारे जीवन की। क्लियर है। अब हम लोग ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको अब हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे कंजम्पशन में मनी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार कैसे प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज या पब्लिक फाइनेंस में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके नोट्स में डिटेल। ओके, तो हम लोग देखते हैं अब कि हमारे इकोनॉमिक लाइफ में मनी का रोल क्या है। जैसा मैंने अभी बताया कि प्रोफेसर मार्शल ने बहुत ही अच्छी चीज़ कही थी। उन्होंने जो कहा था उसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार मनी जरूरी क्यों है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था मनी इज द पेवेट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। और इसी जो उन्होंने कोट ये दिया था, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मनी का इंपॉर्टेंस भी निकल के सामने आता है हमारी इकोनॉमिक लाइफ में। तो सबसे पहला हम लोग इंपॉर्टेंस देखते हैं मनी का। क्या? मनी एंड कंजम्पशन। जो सबसे पहला रोल है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, वो है मनी का कंजम्पशन में। आखिरकार कंजम्पशन के फील्ड में मनी का क्या इंपॉर्टेंस है। मनी इनेबल्स अ कंज्यूमर टू जनरलाइज हिज परचेजिंग पावर। मनी के वजह से एक कंज्यूमर अपने परचेजिंग पावर को जनरलाइज कर सकता है। ठीक है। इट गिव्स हिम कमांड ओवर अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। मनी की वजह से ही एक कंज्यूमर को बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स पे कमांड हो जाती है। वो जिस गुड्स को चाहे उस गुड्स को वो परचेज कर सकता है अपने टेस्ट और अपने प्रिफरेंसेस के बेसिस पे। ठीक है। मनी के आने के बाद से ही कोई भी जो कंज्यूमर है वो क्या कर सकता है, इट इनेबल्स हिम टू कैंसलाइज हिज परचेजिंग पावर। वह जिस भी गुड्स को अगर चाहे नहीं परचेज करना तो उसे वो कैंसिल भी कर सकता है कि नहीं भाई इस गुड्स को हमको परचेज नहीं करना है। और जो वो चाहे
यानी व्हाट ही वांट्स ही गेट, जो वो चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। मनी प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। मनी एक तरीके से कंज्यूमर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड करती है। मनी के आने के बाद से ही वो एकदम स्वतंत्रता से जो भी गुड्स चाहे उस गुड्स को वो कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, जो प्राइस मैकेनिज्म है उसकी वजह से, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस का डिटर्मिनेशन किस वजह से पॉसिबल हो पाया? मनी के आने की वजह से। मनी के आने की वजह से ही प्राइस का डिटर्मिनेशन हो पाता है। जो भी गुड्स कोई कंज्यूमर परचेज करना चाहता है तो वो प्राइस के बेसिस पे कर सकता है कि हमको महंगी, इतनी महंगी जो है कमोडिटी चाहिए या इससे सस्ती चाहिए। यानी कि ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स अ कंज्यूमर टू एलोकेट हिज मैकेनिज्म his income over goods in such a way so that he derives maximum satisfaction from their consumption। मतलब कहीं ना कहीं प्राइस मैकेनिज्म के आने से, प्राइस का डिटर्मिनेशन होने से ये जो मनी है कंज्यूमर को हेल्प करती है। क्या? तो वो अपने इनकम को किस तरीके से और कहाँ एलोकेट करना चाहता है, वो अपने इनकम को कहाँ एक्सपेंड करना चाहता है, कौन सी कमोडिटीज वो परचेज करना चाहता है, अपने इनकम का कितना भाग वो किस कमोडिटी पे एक्सपेंड करेगा, ये सारी की सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन कंजम्पशन के दौरान एक कंज्यूमर कर पाता है। किस वजह से? मनी के आने की वजह से। यानी हम लोग ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि मनी का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है कंजम्पशन के फील्ड में। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, मनी है, कोई पर्सन अगर उसको कपड़े खरीदने हैं तो वो कपड़े खरीद सकता है। अगर किसी को कपड़े परचेज करने हैं वो कपड़े परचेज कर सकता है। अगर किसी पर्सन को जूते परचेज करने हैं वो जूते परचेज कर सकता है। याद करिए, बाटर सिस्टम में किसी व्यक्ति को अगर अपने पसंद की वस्तु लेनी होती थी तो उसे ढूंढना पड़ता था कि कोई ऐसा बंदा मिले जिसके पास उसकी ज़रूरत की वस्तु, उसके पसंद की वस्तु हो, और उस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो इसके पास अवेलेबल हो। ये कोइंसिडेंस जब मिलता था तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाता था। लेकिन मनी के आने के बाद से एक पर्सन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को, उसके पास चॉइस है, वो अगर कपड़ा खरीदना चाहता है तो कपड़ा परचेज कर सकता है, अगर वो जूता परचेज करना चाहता है तो वो जूता परचेज ये कर सकता है। वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसको किस रेंज के कपड़े चाहिए, महंगे चाहिए या सस्ते चाहिए, उसको किस रेंज के जूते चाहिए। अगर वो जूते परचेज करेगा तो क्या वो महंगे वाले जूते परचेज करेगा या फिर वो उससे सस्ते वाले जूते परचेज करेगा। यानी उसके पास पूरा फ्रीडम है, उसके पास ये पूरा फ्रीडम है कि कौन से गुड्स को कंज्यूम करेगा, उसके पास ये फ्रीडम है कि वो अपने इनकम को किस तरीके से कहाँ पे स्पेंड करेगा और कितना करेगा। ये सारा का सारा चीज पॉसिबल हो पाया किस वजह से? मनी के आने की वजह से। यानी एग्जाम्पल देखने के बाद हम ये समझ पा रहे हैं कि मनी का जो रोल है वो हमारे कंजम्पशन फील्ड में कितना बड़ा है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो सेकंड पॉइंट है हम लोगों का, मनी एंड प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन के फील्ड में मनी का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए, नोट्स में पहले हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे मनी का इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन के फील्ड में। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी हैज़ मेड प्रेजेंट डे मास प्रोडक्शन पॉसिबल। मनी के वजह से आज के टाइम में प्रोडक्शन का मास लेवल पे होना, बड़े लेवल पे होना पॉसिबल हो पाया है। विदाउट मनी प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल वुड नॉट पॉसिबल। बिना मनी के प्रोडक्शन का बड़े लेवल पे होना पॉसिबल नहीं था। ये वुड नॉट है, इन यहाँ पे जो है ये मिस टाइप हो गया है। ठीक है,
तो मनी के वजह से ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है। मनी हैज मेड एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल। मनी के वजह से ही लेबर का डिवीजन पॉसिबल हो पाया है कि कौन सा क्लर्क ग्रेड का है, कौन सा वर्कर ग्रेड का है, जिसको जितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि मनी की वजह से ही सैलरी का डिटर्मिनेशन हो पाता है, और जिसको जिस तरीके की सैलरी मिलेगी, जिस लेवल ऑफ वर्क के बेसिस पे, वो पता चल पाता है कि ये लेबर ग्रेड का है, ये मैनेजर ग्रेड का है। ये मनी के आने के बाद से ही पॉसिबल हो पाया। द यूज ऑफ मनी enables a production to concentrate on the organization of the production process। मनी के आने के बाद से ही जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पे कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ का डिटर्मिनेशन मनी में जो है हो पाता है, जिससे उनके लिए प्रोसेस कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। उनका अकाउंट्स भी जो है अब अच्छे से मेंटेन हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ एक्सप्रेस होती हैं मनी में। जो जितने भी तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको कैसे क्या पेमेंट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मनी में एक्सप्रेस होती है, जिससे वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस पे। उसके बाद से मनी हैज फैसिलिटेट बोरोइंग एंड लेंडिंग एंड दीज आर एसेंशियल इन प्रेजेंट डे प्रोडक्शन। मनी के आने के बाद से ही बोरोइंग एंड लेंडिंग यानी कर्ज लेना या देना आसान हो पाया है, जो कि आज के टाइम में सबसे जरूरी है प्रोडक्शन के फील्ड में। यानी मनी के आने के वजह से प्रोडक्शन बहुत ही कहीं ना कहीं इजी हो गया है। प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस पे, ठीक है। और जो लेंडिंग और बोरोइंग है, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, वो मनी के आने की वजह से और इजी हो गई है। हम लोग एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करेंगे आखिरकार कैसे मनी जो है प्रोडक्शन के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, देखिए यहां पे हम लोग डिटेल में समझेंगे इस पॉइंट को कि आखिरकार किस तरीके से मनी जो है प्रोडक्शन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मनी के आने की वजह से ही जो लेबर का डिवीजन है वो पॉसिबल हो पाया था, ठीक है। यानी मनी के वजह से ही ये पता चल पाता है कि कौन वर्कर है और कौन मैनेजर है, क्योंकि उसकी वजह से ही सैलरी का डिटर्मिनेशन हो पाता है। ये पता हो पाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबर ग्रेड का कौन सा वर्कर है और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का कौन सा वर्कर है, ठीक है। मनी के आने की वजह से ही एक प्रोड्यूसर क्या कर पाता है, कंसंट्रेट कर पाता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पे। क्यों? क्योंकि मनी के आने की वजह से सारी चीजों का डिटर्मिनेशन, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, जो हमारे गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फैक्टर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। यानी लैंड है, लेबर है, जो ऑनर्स हैं, या जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी कैपिटल है, जो मशीनरी, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो इन सबको कितना पेमेंट करना है, इन सबको कैसे परचेज करना है, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी की सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन मनी में हो पाता है। और मनी में होने की वजह से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, जिससे एक बिजनेसमैन कहीं ना कहीं इजी वे में वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर पाता है। क्लियर है? अगला हम लोगों ने पॉइंट देखा था क्या, तो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं मनी के आने की वजह से जो लेंडिंग और बोरोइंग है, जो उधार लेना या देना है, वो पॉसिबल हो पाता है। मनी के आने की वजह से ही नहीं ये पॉसिबल हो पाया कि हम किसी भी व्यक्ति से अगर आज कोई कर्जा ले रहे हैं और उसको फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है, तो फ्यूचर में हमको किस रेट पे करना है, कितना इंटरेस्ट उसको ऐड करके करना है, ये सारी की सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन मनी के आने के बाद से ही पॉसिबल हुआ। बाटर सिस्टम में इस चीज़ का डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता था। बाटर सिस्टम में अगर हम आज गुड्स ले रहे हैं और उसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम एक फ्यूचर डेट पे देंगे, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं होती थी कि गुड्स फ्यूचर डेट में जो है वो कहीं ना कहीं सेफ रहेगी, वो खराब भी हो सकती थी। मनी के आने के बाद से इन सारी चीज़ों का झंझट खत्म हो गया। यानी कहीं ना कहीं जो बोरोइंग और लेंडिंग है, कर्ज लेना और देना, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया मनी के आने के बाद से। और लेंडिंग और बोरोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस में, पूरे बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरा बिजनेस में मैक्सिमम जो वर्क है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन सबसे आसानी से कहीं ना कहीं परफॉर्म होते हैं मनी के आने की वजह से ही,
क्योंकि एक सर्टेन डेट पे फ्यूचर में पेमेंट करना होता है और उसका डिटर्मिनेशन हम लोग मनी के रूप में ही करते हैं। अगर मनी ना होती तो ये इजी वे में नहीं हो पाता। यानी इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करने के बाद से इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि मनी का जो रोल है वो प्रोडक्शन में भी बहुत ही ज्यादा है। मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए भी। ओके, अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मनी ने एक्सचेंज फैसिलिटी को किस तरीके से इजी कर दिया, यानी एक्सचेंज में मनी का इंपॉर्टेंस, उसका रोल कैसा है। ओके, इस चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखता है मनी ओवरकम्स द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में गुड्स के एक्सचेंज में जो डिफिकल्टीज आती थी, उन डिफिकल्टीज को मनी ने कहीं ना कहीं खत्म किया। इन अ मनी इकोनॉमी इट इज अ सिंपल मैटर टू ascertain द मार्केट प्राइस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट। जो भी मनी इकोनॉमी में क्या है, कोई भी चीज मनी के टर्म में एक्सप्रेस हो सकती है, मॉनेटरी यूनिट में एक्सप्रेस हो सकती है, और मॉनेटरी यूनिट में एक्सप्रेस होने की वजह से हम उसके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने में वो गुड्स हमें मिलेगी या हम किसी गुड्स को कितने में बेच सकते हैं। मनी फैसिलिटेट्स ट्रेड बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज रेट डिसाइड होने की वजह से मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड में। मनी के आने के बाद से ट्रेड काफी इजी वे में होने लगा, और मनी के आने की वजह से ही रैपिड एक्सचेंज इन अ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम इज पॉसिबल। यानी मनी के वजह से ही इकोनॉमी में जो एक्सचेंज बहुत तेजी से, बहुत क्विक वे में हो रहा है। आज कोई भी गुड्स फ्रिक्वेंटली बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, हर एक चीज का रेट डिटरमाइन हो रहा है, ये मनी के आने के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। यानी एक्सचेंज में भी, एक्सचेंज के फील्ड में भी मनी का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बार्टर सिस्टम जब पहले था, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स एक्सचेंज होता था गुड्स के अगेंस्ट में। यानी एक पर्सन के पास कोई गुड्स होता था, वो दूसरे पर्सन को देके और उसके बदले में कोई दूसरा गुड्स लेता था। इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। अब बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती थी। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, अब सपोज करो यहाँ पे ये दूसरे पिक में, इस पिक में एक पर्सन के पास कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, और वो उन फ्रूट्स को दे करके उसके एक्सचेंज के बदले में किसी दूसरे पर्सन से फिश लेना चाहता है। यानी ये पर्सन चाहता है कि ये इसको गुड्स, जो फ्रूट्स है वो दे दे और उसके बदले में ये पर्सन इसे फ्रूट्स दे दे। ठीक है, ये पर्सन जो है फिश देना भी चाहता है इसको, लेकिन इसको इसके बदले में ये फ्रूट्स नहीं चाहिए। इस पर्सन को इसके बदले में क्या चाहिए, शूज चाहिए। यानी इस पर्सन ने कहा भाई मेरे पास फ्रूट्स काफ़ी सफिशिएंट क्वांटिटी में हैं, तो मुझे फ्रूट्स के बदले में तुम्हारे पास जो फिश है वो फिश चाहिए, क्या तुम उसके बदले में मुझे फिश दोगे? ठीक है, इसके बदले में मुझे एक्सचेंज कर दो, वो फिश दे दो। ये पर्सन कहा कि ठीक है, मुझे मैं भी फिश देने में इंटरेस्टेड हूँ तुमको, लेकिन मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए, मुझे पहनने के लिए जूते चाहिए। अगर तुम्हारे पास शूज अवेलेबल हो तो फिर बोलो। अब यहाँ पे ये जो कोइंसिडेंस है ट्रांजैक्शन होने के लिए, वो कोइंसिडेंस नहीं हो पा रहा है, और कोइंसिडेंस नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाया। एक्सचेंज होने में डिफिकल्टी हो गई। यानी इस बंदे को फिश चाहिए और सामने वाले बंदा फिश देने में इंटरेस्टेड भी है, लेकिन उसको शूज चाहिए, लेकिन इस बंदे के पास शूज है नहीं। और मनी के आने के बाद से क्या हुआ, मनी के आने के बाद से कोई भी पर्सन अपने किसी भी चीज को मनी के फॉर्म में सोल्ड कर सकता है, और फिर उस मनी से अपने जरूरत की किसी भी दूसरे वस्तु को वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है।
यानी मनी इकोनॉमी में यही पर्सन अगर चाहे तो अपने फ्रूट्स को बेच सकता है मनी के फॉर्म में, और इस मनी से वो फिश खरीद सकता है। ये फिश वाला चाहे तो मनी के फॉर्म में फिश बेचकर और इस पैसे से वो शूज परचेज कर सकता है। यानी किस तरीके से एक्सचेंज सिस्टम को मनी ने कितना इजी कर दिया। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं मनी का जो रोल है, जो उसका इंपॉर्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है वन द प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट का पेमेंट करना होता है। जो कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, अगर उन्होंने पूंजी लगाई है तो उनको भी इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। जो लेबर जो कि काम कर रहा है उसको भी वेजेस का पेमेंट करना होता है। जो इंटरप्रेन्योर है, जिसने जो है बिजनेस किया हुआ है, उसको भाई प्रॉफिट की उम्मीद है, उसको भी प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब गुड्स जो है सोल्ड होता है, उससे जो पैसे आते हैं, तो उस गुड्स को जो बनाते हैं, जिन्होंने उस गुड्स को बनाने में अपना योगदान दिया, ये जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको भी उसमें उनका हिस्सा चाहिए। एक वर्कर है भाई, उसको अपनी सैलरी चाहिए, उसको अपना वेज चाहिए। एक जो एंटरप्रेन्योर है भाई, जिस पर्पज से उसने ये बिजनेस खोला हुआ है प्रॉफिट पर्पज से, उसको भी प्रॉफिट चाहिए। जिस व्यक्ति ने भाई उस एंटरप्रेन्योर को कैपिटल दिया हुआ है, उसको भी इंटरेस्ट चाहिए। जिस जमीन पे वो फैक्ट्री लगी हुई है, अगर वो जमीन किसी और का है तो उस लैंडलॉर्ड को भी भाई रेंट चाहिए। यानी ये सारे चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन, इन लोगों को इनके हिस्से का पैसा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका डिटर्मिनेशन मनी में हो पाता है। अगर मनी नहीं होता तो इनको कितना पैसा देना है, किस रेट से देना है, इसका डिटर्मिनेशन हो पाता? नहीं हो पाता। होता भी तो इजी वे में नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हमको ये पता चल रहा है कि ये सारी चीजें, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस मनी के बिना पॉसिबल नहीं था। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में भी मनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं इसको। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लेबर है, लेबर को भाई पेमेंट करना है तो लेबर को पेमेंट हम करेंगे मनी में। जो भी लेबर है उसको पेमेंट करेंगे मनी में। जिस लैंड पे वो फैक्ट्री या वो बिजनेस स्टैब्लिश्ड है, अगर वो लैंड जिस भी लैंडलॉर्ड का है, उसको भाई रेंट का पेमेंट करना है तो उसका पेमेंट भी हमको मनी में ही करना है। जो भी मशीनरी वगैरह है उसका परचेज भाई है, यानी वो भी एक कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, उसको भी हमको मनी से ही परचेज करना है। जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने आइडिया दिया हुआ है, जिन्होंने वर्क किया हुआ है, जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो हमारे ऑनर्स हैं, उनको भी भाई प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो उन्होंने बिजनेस को खोला हुआ है, यानी उनको भी अपना हिस्सा चाहिए। तो उसका भी डिटर्मिनेशन और उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मनी के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर मनी ना हो पाता तो क्या इस लेबर को अपना हिस्सा मिलता? क्या ये लैंडलॉर्ड को अपना किराया मिल पाता? क्या ये इंटरप्रेन्योर जो है, जो पूंजीपति है, जो जिसने कैपिटल लगाया हुआ है, क्या उसको उसका इंटरेस्ट मिल पाता? क्या उसको उसका प्रॉफिट मिल पाता? नहीं मिल पाता। ये सारे के सारे चीज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हैं, ये पॉसिबल हो पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मनी के आने से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मनी इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। क्लियर है? सबसे लास्ट पॉइंट है, हम लोग देखते हैं कि आखिरकार पब्लिक फाइनेंस में मनी का जो है रोल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, मनी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक फाइनेंस में। ठीक है, कहीं ना कहीं मनी के वजह से ही गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिसाइड कर पाती है कि उसको जो है कहाँ पे खर्चा करना है, किस फील्ड में कितना खर्चा करना है। कहीं ना कहीं मनी के आने की वजह से ही गवर्नमेंट वेरियस टाइप्स के टैक्सेस इंपोज कर पाती है और टैक्सेस पब्लिक से कलेक्ट कर पाती है। अगर मनी ना होता तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर पाती, इन टैक्सेस का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाती, है ना। यानी गवर्नमेंट को जो एक तरीके से इनकम होता है वो टैक्सेस के थ्रू होता है ना। और इसी इनकम को वो क्या करती हैं, पब्लिक के एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करती हैं, यानी पब्लिक के लिए वो खर्च करती हैं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को
कितना इनकम हुआ, किस तरीके के टैक्सेस लगाने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को इनकम हो, ये सारी की सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन हो रहा है मनी के भाई थ्रू। और गवर्नमेंट को कहाँ कितना खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, ये चीज़ भी डिटरमाइन हो पा रहा है मनी के थ्रू। गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है कि हमको आने वाले साल में कहाँ किस फील्ड में कितना जो है आपको एक्सपेंडिचर करना, कितना एक्सपेंस करना है किस फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें जो बजट का डिटर्मिनेशन होता है और जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेशंस होते हैं एक्सपेंसेस के, ये कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सारी की सारी चीज़ें मनी के टर्म में एक्सप्रेस होती हैं। अगर मनी ना रहता तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। यानी गवर्नमेंट ये जो पब्लिक फाइनेंस के सेक्टर में जो भी काम करता है, इसमें भी मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आखिरकार कैसे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आखिरकार पब्लिक फाइनेंस के सेक्टर में जो है मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी के आने की वजह से ही गवर्नमेंट जो है आपको इजीली टैक्स का डिटर्मिनेशन कर पाती है, टैक्स का कलेक्शन उसको कितना करना है, कितना हुआ, ये सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन हो पाता है। गवर्नमेंट जो है अपने बजट, क्या वो डेफिसिट बजट है या सरप्लस बजट है, मतलब उसको कितना ज़्यादा घाटा हुआ है या उसको फ़ायदा हुआ है, इस चीज़ का डिटर्मिनेशन हो पाता है कहीं ना कहीं मनी के वजह से। गवर्नमेंट को किस फील्ड में कितना एक्सपेंडिचर करना है, ये सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन भी कहीं ना कहीं हो पाता है मनी के वजह से ही, है ना। जो देश का बजट बनता है वो बजट किस तरीके का होना चाहिए, उसमें कितना एलोकेशन, कितना जो है मनी इन्वेस्ट होना चाहिए, उस चीज़ का डिटर्मिनेशन भी होता है मनी के वजह से। यानी बजट बनाने में भी मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट के एक्सपेंस में भी मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स कलेक्ट करना, उसका डिटर्मिनेशन मनी में हो रहा है, यानी उसमें भी मनी का इंपॉर्टेंट रोल है ना। किसी देश से हमने कितना कर्जा लिया या किसी देश को हमने कितना कर्जा दिया, इन सारे चीज़ों का, नेशनल डेब्ट, इन सारे चीज़ों का डिटर्मिनेशन भी मनी में हो रहा है, यहाँ भी मनी का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी ये जो होल पब्लिक फाइनेंस है जिसके ये सारे एलिमेंट है, चाहे वो टैक्स कलेक्शंस हो, चाहे वो डेफिसिट या सरप्लस बजट हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे वो नेशनल डेब्ट हो, इन सारी के सारे चीज़ों में मनी का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से मनी हमारे पूरे इकोनॉमिक लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो, चाहे वो कंजम्पशन प्रोसेस हो, चाहे वो पब्लिक फाइनेंस प्रोसेस हो, चाहे वो एक्सचेंज फैसिलिट करने का प्रोसेस हो, हर प्रोसेस में मनी का इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।